हेलो स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 12th की सॉलिड स्टेट को पढ़ना शुरू करेंगे। तो आइए पढ़ना शुरू करते हैं सॉलिड स्टेट को। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी हब। आज हम क्लास 12th के एनसीईआरटी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक सॉलिड स्टेट पढ़ेंगे। जैसा कि चैप्टर का नाम है सॉलिड स्टेट, तो सबसे पहले हमें ठोस के बारे में बताना चाहिए कि पदार्थ की ठोस अवस्था क्या होती है। इसके बारे में आप पिछली कक्षाओं में अध्ययन कर चुके हैं। तो ठोस की बात करें तो ठोस का आकार निश्चित होता है, ठोस का आयतन निश्चित होता है और ठोस का द्रव्यमान भी निश्चित होता है। दूसरी प्रॉपर्टी है ठोस के कणों के बीच अंतर आणविक दूरी बहुत कम होती है। अंतर आणविक दूरी का मतलब होता है दो अणुओं के बीच में स्थान। अगर कोई ठोस है तो वो अणुओं से मिलकर बना होगा और उन अणुओं के बीच का जो स्थान होता है उसे हम कहते हैं अंतर आणविक स्थान। इसी प्रकार अंतर आणविक आकर्षण बल बहुत ज्यादा होता है, अर्थात किसी ठोस के विभिन्न कणों के बीच लगने वाला आकर्षण बल बहुत ही ज्यादा होता है। इनका घनत्व द्रव और गैस की अपेक्षा सामान्यतः अधिक होता है, क्योंकि कुछ ठोस ऐसे हैं जिनका घनत्व द्रव से कम होता है। जैसे आप रुई लीजिए, रुई का घनत्व जल से कम होता है, इसलिए रुई को जल में डालने पर वो तैरती है, जबकि रुई की अवस्था की बात करें तो ठोस मानी जाती है। ठोस असंपीड्य होते हैं, अर्थात इनको हम दबा नहीं सकते हैं। इसी प्रकार ठोस कठोर भी होते हैं। तो जो चीज असंपीड्य होगी, जिसको हम दबा नहीं सकते, वो चीज हम सामान्यतः उसे कठोर मानेंगे। इनमें से कुछ प्रॉपर्टी में हमारे दिमाग में कुछ प्रश्न उठना चाहिए कि ठोस का आकार आखिर निश्चित क्यों होता है, आयतन क्यों निश्चित होता है और द्रव्यमान क्यों निश्चित होता है। तो इन प्रश्नों का उत्तर आप इन दो बिंदुओं से पा सकते हैं। पहला है ठोस का आकार निश्चित क्यों होता है। हम जानते हैं ठोस के कण आपस में बहुत पास पास होते हैं, अर्थात उनके अणुओं के बीच की दूरी बहुत कम होती है। अगर जो ऐसा है तो हम उनको और पास नहीं ला सकते हैं। अगर जो पहले से ठोस के अणु बहुत पास हैं तो उनको और पास नहीं लाया जा सकता है। दूसरा है इनके अंतर आणविक आकर्षण बल बहुत अधिक होता है, अर्थात ठोस के अणुओं के बीच में आकर्षण बल बहुत अधिक होता है। अगर ठोस के अणुओं के बीच आकर्षण बल बहुत ज्यादा है तो हम इन्हें एक दूसरे से दूर भी ले नहीं जा सकते। इस प्रकार ना तो हम ठोस के अणुओं को पास ला सकते हैं और ना ही दूर ले जा सकते हैं। इसीलिए ठोस के अणुओं का आकार निश्चित होता है। हम जानते हैं आयतन भी तभी बदलता है जब हम किसी चीज के आकार को बदल दें। तो अगर जो आकार नहीं बदल सकते, हम किसी अणु को पास नहीं ले ला सकते, किसी और अणु को दूर नहीं ले जा सकते हैं, तो आयतन भी नहीं बदलेगा। इसीलिए ठोस का आयतन भी निश्चित होता है। द्रव्यमान की बात करें तो किसी वस्तु में सन्निहित सकल द्रव्य की मात्रा को उस वस्तु का द्रव्यमान कहते हैं। चूंकि जब तक किसी वस्तु में किसी नई द्रव्य का समावेश नहीं होता है तब तक उस वस्तु का द्रव्यमान नहीं बदल सकता, इसीलिए ठोस का द्रव्यमान भी निश्चित होता है। अगला पॉइंट हम पढ़ते हैं पदार्थ की अवस्था। इसके बारे में आप क्लास 9th में डिटेल में पढ़ चुके हैं। एक बार हम फिर से यहां डिस्कस करेंगे कि पदार्थ की अवस्थाएं कितनी होती हैं और पदार्थ की अवस्था का निर्धारण कौन करता है। तो हम जानते हैं पदार्थ की मुख्य रूप से 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। इसी तरह पदार्थ की 2 और अवस्थाएं होती हैं, जिसमें से चौथी अवस्था प्लाज्मा है और 5वीं अवस्था बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट है। इनमें से जो 5वीं अवस्था बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट है वो एक मानव निर्मित अवस्था है, जिसके बारे में हम एक अलग लेक्चर में देख लेंगे। अब बात करें पदार्थ की अवस्था को कि आखिर इस पदार्थ की अवस्था का निर्धारण कौन करता है। तो 2 महत्वपूर्ण कारक हैं, एक है आकर्षण बल और दूसरा है गतिज ऊर्जा। यही 2 कारक हैं जो किसी पदार्थ की अवस्था का निर्धारण करेंगे। यदि किसी पदार्थ के मध्य लगने वाला आकर्षण बल उस पदार्थ के अणुओं की गतिज ऊर्जा से बहुत ज्यादा हो तो पदार्थ ठोस अवस्था में होगा। इसी प्रकार यदि किसी पदार्थ के अणुओं के मध्य लगने वाला आकर्षण बल उस पदार्थ के अणुओं की गतिज ऊर्जा से बहुत ज्यादा अधिक ना हो, इंटरमीडिएट हो, तो वह पदार्थ द्रव अवस्था में होगा। इसी प्रकार अगर आकर्षण बल अणुओं की गतिज ऊर्जा से बहुत कम है, इतना कम कि वो अणुओं को एक साथ रखने में सक्षम नहीं है, तो वह पदार्थ गैसीय अवस्था में हो जाएगा। क्योंकि गैसीय अवस्था में आकर्षण बल बहुत कम होता है, इसीलिए पदार्थ के कण एक दूसरे से स्वतंत्र रहते हैं। ना तो उनका आकार निश्चित होता है और ना तो उनका आयतन।
उनको जितना भी स्थान मिलता है वो पूरा स्थान ऑक्यूपाई करने के लिए स्वतंत्र रूप से विचरण करते हैं, स्वतंत्र रूप से घूमते हैं। तो ये दो फैक्टर्स हैं, आकर्षण बल और गति ऊर्जा, जो किसी पदार्थ की अवस्था का निर्धारण करते हैं। अगला है कि जिस अवस्था को हम पढ़ने जा रहे हैं, ठोस अवस्था को, उस अवस्था के बारे में और कौन कौन सी बातें हैं जो हमारी पुस्तक में दी गई हैं या हमारे लिए जानना जरूरी है। जो ठोस अवस्था है उसको फिर से दो अवस्थाओं, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में बांटा गया है। क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में बांटने का आधार यह है कि यदि किसी ठोस में उसके अवयवी कणों का एक निश्चित क्रम है, एक निश्चित ज्योमेट्रिकल पैटर्न है, कण एक विशेष क्रम स्थिति के अनुसार व्यवस्थित हैं, तो उसे हम क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। और यदि कण अच्छी तरह से व्यवस्थित नहीं है, उनका कोई ज्योमेट्रिकल पैटर्न नहीं है, तो उसे हम अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। यहां पर आप लोग की व्यवस्था दिखाई गई है, आप यहां देख सकते हैं हर डॉट के बाद एक क्रॉस लगा हुआ है। अगर जो आप पूरी अरेंजमेंट को देखें तो आपको पता चलेगा एक डॉट एक क्रॉस, एक डॉट एक क्रॉस, इस तरह से पूरा अरेंजमेंट बना हुआ है। तो चूंकि इस व्यवस्था में हमने डॉट और क्रॉस को दो डिफरेंट टाइप के एटम मान रखा है जो किसी ठोस के निर्माण का निर्माण कर रहे हैं। यह ठोस एक प्रकार का क्रिस्टलीय ठोस होगा, क्योंकि यहां पर जो परमाणु है या जो अवयवी कण है एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित है। वही बात करें दूसरे फिगर में, तो वहां पर भी हमने दो कण मान रखे हैं, एक डॉट और एक क्रॉस। लेकिन यहां पर अरेंजमेंट को ध्यान से देखें तो कुछ जगह ऐसी है जहां पर दो क्रॉस एक साथ आ जाते हैं या दो डॉट एक साथ आ जाते हैं, जिससे यह व्यवस्था सही नहीं रह जाती, अर्थात कण एक निश्चित ज्योमेट्रिकल पैटर्न में व्यवस्थित नहीं रह पाते। ऐसे ठोस को हम अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। अब फिर से आपकी क्रिस्टलीय ठोस को आपकी बुक में 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ये 4 प्रकार कणों के बीच लगने वाले आकर्षण बल के आधार पर है। इससे पहले आपने ये एक चार्ट पढ़ रखा होगा, जिसको एक बार फिर से समरी के लिए रिवाइज कर लेते हैं। देखते हैं उस चार्ट को कि कैसे आखिर पदार्थ बनता है। तो अगर जो बात करें तो सबसे पहले वस्तुएं होती है। वस्तुएं पदार्थों से मिलकर बनी होती है। हम जानते हैं कि पदार्थ अणुओं से मिलकर बने होते हैं। अणु परमाणु से मिलकर बने होते हैं और परमाणु इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बने होते हैं। और ये सभी एक विशेष ऑर्डर में अरेंज होकर परमाणु का निर्माण करते हैं। अब अगर हम इस चीज को देखें कि वस्तुएं पदार्थों से मिलकर बनी है, पदार्थ अणु से, अणु परमाणु से और परमाणु इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से, तो कोई ना कोई ऐसा आकर्षण बल होगा जो इन परमाणुओं को बांध के अणु का निर्माण कर रहा होगा, इन अणुओं को बांध के पदार्थ का निर्माण कर रहा होगा और इस पदार्थ को आपस में जोड़ के वस्तु का निर्माण कर रहा होगा। परमाणुओं को बांधने वाले बल को हम अंतर परमाणुविक बल कहते हैं, जिसे हम इंटर एटॉमिक फोर्स कहते हैं और केमिकल बॉन्ड के नाम से पढ़ते हैं। इसी प्रकार जो बल अणुओं को बांधता है उसे हम अंतर आणविक बल कहते हैं। पिछली क्लास 11th में आपने 2 प्रकार के अंतर आणविक बल पढ़े होंगे, जिसमें से एक वान डेर वाल फोर्स है और दूसरा आपने लंदन फोर्स के नाम से पढ़ा होगा, जिसे इंग्लैंड के साइंटिस्ट फिट्जलैंडर ने बताया था। उन्हीं बलों के आधार पे, अणुओं के मध्य लगने वाले बलों के आधार पे ठोस को, क्रिस्टलीय ठोस को 4 प्रकार में बांटा गया है: आणविक ठोस, आयनिक ठोस, धात्विक ठोस और सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस। आणविक ठोस को किस प्रकार के अणुओं से मिलकर वो आणविक ठोस बना है, इस आधार पर फिर से 3 प्रकार में बांटा गया है, जिनमें से पहला है अध्रुवीय ठोस आणविक ठोस, दूसरा है ध्रुवीय आणविक ठोस और तीसरा है हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस। अब एक एक करके हम इन चारों को समझने का प्रयास करेंगे। उससे पहले हम क्रिस्टलीय, अक्रिस्टलीय इन दोनों के अंतर को समझ लेते हैं। जैसा कि आप डेफिनेशन क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस की पहले ही पढ़ चुके हैं। अब हम कुछ विशेष पॉइंट्स के माध्यम से इनके अंतर को समझने का प्रयास करेंगे। अगर जो बात करें आकार की, तो जो क्रिस्टलीय ठोस होता है उसका एक निश्चित आकार होता है, एक फिक्स ज्योमेट्रिकल पैटर्न होता है, एक फिक्स ज्यामितीय आकार होता है।
वहीं अक्रिस्टलीय ठोस में कोई फिक्स ज्योमेट्रिकल पैटर्न, ज्यामितीय आकार नहीं होता है। दूसरी बात करते हैं गलनांक की। अगर जो गलनांक की बात करें तो क्रिस्टलीय ठोस का गलनांक अक्रिस्टलीय ठोस से अधिक होता है। अगर जो दूसरी बात करें, जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं उनकी मेल्टिंग पॉइंट शार्प होती है। शार्प का मतलब होता है कि जो क्रिस्टलीय ठोस हैं एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पर आते ही पूरी तरह पिघल जाते हैं, जबकि बात करें क्रिस्टलीय ठोस की तो ये मेल्टिंग पॉइंट इनका शार्प नहीं होता है, बल्कि इनका मेल्टिंग पॉइंट एक रेंज में होता है। आप मान सकते हैं कि कोई चीज अगर जो 80 से डिग्री से सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस के बीच में गल रही है तो एक रेंज हो गया 20 डिग्री सेल्सियस का। जो अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं वो पहले नरम होते हैं फिर पिघलते हैं। इस प्रकार ये अंतर होता है दोनों के गलनांक में। बात करें विदलन गुण की। विदलन गुण का तात्पर्य होता है किसी चीज को तोड़ना, हैमरिंग करना। तो अगर जो हम क्रिस्टलीय ठोस को तोड़ते हैं तो उनकी जो नई सतह मिलती है, जब हम किसी चीज को तोड़ते हैं तो नई सतह मिलती है। जैसे हम चौक को तोड़े तो चौक में 2 नई सतहें बन जाएगी। तो क्रिस्टलीय तोड़ने पर, ठोस को तोड़ने पर जो नई सतह मिलती है वो सपाट होती है, उसमें कोई रफ नहीं होता है, अनियमित आकार कोई नहीं होता है। जबकि अगर जो हम अक्रिस्टलीय ठोस को तोड़े तो हमें अनियमित आकार प्राप्त होता है। जैसे आप किसी प्लास्टिक को तोड़ते हैं तो आपको अनियमित आकार मिलता है, लेकिन किसी चाक को तोड़ने पर आपको पहले के जैसा ही आकार मिलता है, कोई नई आकृति आपको नहीं मिलती है। अगला बात करते हैं गलन एंथैल्पी की। जो क्रिस्टलीय ठोस हैं उनकी गलन एंथैल्पी का मान उच्च होता है, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस की गलन एंथैल्पी का मान बहुत ही कम होता है। नेक्स्ट बात करते हैं दैशिकता की, जिसे हम टॉपिक कहते हैं, अर्थात किसी डायरेक्शन में जाने पर कौन सी प्रॉपर्टी में क्या चेंज होगा, इसे हम कहते हैं दैशिकता। ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो कई बार पूछा जाता है। अगर जो बात करें क्रिस्टलीय ठोस की तो ये अनाइसोट्रॉपिक होते हैं। अनाइसोट्रॉपिक होने का मतलब है अगर जो आप किसी क्रिस्टलीय ठोस में अलग अलग डायरेक्शन में मूव करेंगे तो आपको अलग अलग प्रॉपर्टी मिलेगी, या एक ही प्रॉपर्टी के अलग अलग मान हो सकते हैं। जैसे सपोज कीजिए कि आप मैकेनिकल स्ट्रेंथ की बात करें कि कोई पदार्थ कितना मजबूत है किसी एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में, तो क्रिस्टलीय ठोस में अगर जो आप इस लाइन में चलते हैं तो आपको 3 क्रॉस और 1 डॉट मिलता है। तो इसमें मैकेनिकल स्ट्रेंथ इन 3 एटम्स की वजह से और इस डॉट की वजह से आएगा। लेकिन अगर जो इसी क्रिस्टलीय ठोस में आप इस डायरेक्शन में चलते हैं तो आपको 3 डॉट केवल मिल रहे हैं, तो यहां पर जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ होगा वो इन 4 डॉटेड एटम की वजह से होगा। तो कहीं ना कहीं इस डायरेक्शन में मैकेनिकल स्ट्रेंथ अलग होगी, इस डायरेक्शन में मैकेनिकल स्ट्रेंथ अलग होगी। ऐसे ही इसका अपवर्तनांक भी इस डायरेक्शन में अलग होगा और इस डायरेक्शन में अलग होगा। आप कोई और भी डायरेक्शन यहां पर ले सकते हैं तो उसकी प्रॉपर्टी अलग आएगी। ऐसे ही और भी बहुत सारे गुण हैं, जैसे विद्युत चालकता, विद्युत प्रतिरोधकता, ये सारे गुण अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग मिलेंगे। अर्थात जो क्रिस्टलीय ठोस हैं वो अनाइसोट्रॉपिक होते हैं प्रकृति में। वहीं बात करें अक्रिस्टलीय ठोस की तो ये आइसोट्रॉपिक होते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर जो अरेंजमेंट सही नहीं है, अगर जो अनियमित रूप से बिखरे हैं, तो कहीं ना कहीं अनियमित रूप के बिखरने की वजह से हर डायरेक्शन में सेम हो जाता है, एटम्स सेम टाइप हो जाते हैं। इसलिए एटम सेम टाइप के बराबर हो गए तो उस डायरेक्शन प्रॉपर्टी के लिए एटम्स भी समान मात्रा में मिलने लगते हैं, इसीलिए ये अनाइसोट्रॉपिक होते हैं। सपोज कीजिए आप इस डायरेक्शन में जाते हैं तो यहां पर 1 डॉट और 2 क्रॉस मिल रहे हैं। इसी प्रकार आप हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, वर्टिकल में चले तो यहां पर 1 डॉट और 3 क्रॉस मिल रहे हैं, तो लगभग दोनों डायरेक्शन में डॉट और क्रॉस की संख्या लगभग समान हो जाएगी। इसीलिए इन दोनों डायरेक्शन में प्रॉपर्टीज भी क्या होगी, समान होगी और इनका नेचर आइसोट्रॉपिक हो जाएगा। यहां पर एक छोटा पैटर्न आपको दिखाया गया है, लेकिन जब क्रिस्टलीय ठोस या अक्रिस्टलीय ठोस का हम अध्ययन करते हैं तो ये बहुत लंबे लंबे अरेंजमेंट होते हैं, जहां पर आपको लगभग यहां सारे एटम्स इक्वल रेट में मिल जाएंगे, सारे साइड्स में सारे एटम्स इक्वल मिलेंगे। यहां पर एक विशेष दिशा में चलने पर एक विशेष प्रकार के एटम ही मिलेंगे। अब अगला बात करते हैं अवयवी कणों की व्यवस्था के क्रम के बारे में कि आखिर किस प्रकार का व्यवस्था क्रम इनके अवयवी कणों का मिलता है। अवयवी कण का मतलब होता है जिन कणों से मिलकर कोई ठोस बना हुआ है। तो बात करें क्रिस्टलीय ठोस की तो उसके अवयवी कण लॉन्ग रेंज ऑर्डर में होते हैं। लॉन्ग रेंज ऑर्डर का मतलब होता है जब कोई व्यवस्था बहुत दूर तक चलती है
और जल्दी वह व्यवस्था नहीं टूटती है, वो अरेंजमेंट काफी दूर तक बना रहता है, तो उसे हम कहते हैं लॉन्ग रेंज ऑर्डर, जो क्रिस्टलीय ठोस में पाई जा रही है। क्योंकि यहां से हम देख सकते हैं एक डॉट और एक क्रॉस का क्रम चलता आ रहा है और अंत तक यही क्रम बना हुआ है। हो सकता है क्रिस्टलीय ठोस में यह क्रम काफी दूर तक जाए और जाके कहीं दूर ब्रेक हो। लेकिन वही बात करें अक्रिस्टलीय ठोस में, तो यहां पर जो ऑर्डर है एक डॉट एक क्रॉस एक डॉट एक क्रॉस, यह ऑर्डर कुछ दूर जाने पर ही चेंज हो जाता है और इरेगुलरिटी उत्पन्न हो जाती है, जहां पर दो डॉट एक साथ आ जाते हैं और कभी कभी दो क्रॉस एक साथ आ जाते हैं। इसीलिए इनका शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है। तो इन 5 हेडिंग्स के तहत आपको सारे अंतर याद होने चाहिए, ये बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इन 4 प्रकार के ठोसों की। पहला है आणविक ठोस। आणविक ठोस को इंग्लिश में मॉलिक्यूलर सॉलिड कहते हैं। मॉलिक्यूलर सॉलिड से स्पष्ट है ऐसा सॉलिड जो मॉलिक्यूल से मिलकर बना हो। हम जानते हैं मॉलिक्यूल्स 2 तरह के होते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड से बॉन्डेड, एक पोलर और दूसरे नॉन पोलर। लेकिन यहां पर जो क्लासिफिकेशन हमने किया है वो इस आधार पर है कि अणुओं के बीच किस प्रकार का बल लग रहा है या ठोस किस प्रकार के बलों से मिलकर बना है। तो बात करें आणविक ठोस की, तो अणुओं के बीच जो बल कार्य करता है वो होता है वान डेर वाल्स फोर्स या लंडन फोर्स, जिसे हम इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन भी कहते हैं। आणविक ठोस को फिर से अणुओं के नेचर के आधार पर 3 प्रकार में बांट दिया गया है, अध्रुवीय ठोस, ध्रुवीय आणविक ठोस और हाइड्रोजन अबांधित आणविक ठोस। अगर जिन अणुओं से मिलकर ठोस बना हुआ है उनकी प्रकृति अध्रुवीय है, अर्थात वह नॉन पोलर है, तो जो ठोस मिलकर बनेगा वो अध्रुवीय आणविक ठोस होगा। अब पोलरिटी, नॉन पोलर कंपाउंड, पोलर कंपाउंड, ये सब आप पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से जुड़ा हुआ है। जब 2 एटम अलग अलग प्रकार के जुड़ते हैं तो जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है वो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेता है, जिससे अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले एलिमेंट पर नेगेटिव चार्ज और कम इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले एलिमेंट पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अब यहां पर ध्यान से देखें तो एक पर पॉजिटिव चार्ज और दूसरे पर नेगेटिव बन जाता है, जो एक पोल की तरह काम करता है। और इसी पोल की वजह से ऐसे कंपाउंड जिनमें पोल मिलते हैं उन्हें पोलर कहते हैं और जिनमें ऐसा नहीं होता उसे हम नॉन पोलर कहते हैं। हम जानते हैं जब 2 समान परमाणुओं के बीच बंध बनता है और 2 समान परमाणुओं से मिलकर कोई अणु बनता है तो उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी समान होती है, इसीलिए कोई किसी के इलेक्ट्रॉन को नहीं खींच पाता, इसीलिए इनके एटम्स पर कोई चार्ज नहीं आता और ये नॉन पोलर होते हैं। तो ऐसे नॉन पोलर कंपाउंड से, नॉन पोलर एटम से, मॉलिक्यूल से मिलकर जो ठोस बनता है उसे हम अध्रुवीय आणविक ठोस कहते हैं। अब दूसरा बात करते हैं ध्रुवीय आणविक ठोस। ऐसा ठोस जो पोलर मॉलिक्यूल से मिलकर बना हो, जैसे आप देख सकते हैं HCl में जानते हैं H की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 है, वहीं Cl की नेगेटिविटी 3.0 के करीब है। अब चूंकि Cl ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है इसलिए Cl हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेगा और Cl पर एक नेगेटिव चार्ज, पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। वहीं हाइड्रोजन पर प्लस चार्ज, जिससे एक पोल बन जा रहा है और इसी पोल की वजह से जो HCl है वो एक पोलर कंपाउंड है। SO2 भी इसी तरह का है और NH3 भी इसी तरह पोलर कंपाउंड है। अब इस पोलर कंपाउंड से मिलकर जब कोई ठोस बनता है तो हम उसे आणविक ठोस कहते हैं। तीसरी बात करते हैं हाइड्रोजन आबंधित ठोस। जब किसी ठोस के अणुओं के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है तो उसे हम हाइड्रोजन आबंधित ठोस कहते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड कब बनता है? जब हाइड्रोजन किसी बहुत ही ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जैसे फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से जुड़ता है तो हाइड्रोजन बॉन्ड का निर्माण होता है। इसी प्रकार बहुत सारे जल के अणु जब आपस में मिलते हैं तो एक जल का एक हाइड्रोजन दूसरे जल के ऑक्सीजन से बॉन्ड बना लेता है। इसी प्रकार पहले जल का हाइड्रोजन दूसरे जल के ऑक्सीजन से बॉन्ड बनाता है। इस प्रकार से ये जो 2 जल के अणुओं के मध्य जो बंध बनते हैं इन्हें हम हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं, जिसे हम डॉटेड लाइन से दिखाते हैं। अब अगर जो ऐसे बॉन्ड अणुओं के मध्य मिल रहे हैं तो जो ठोस बनेगा उसे हम हाइड्रोजन आबंधित ठोस कहेंगे। तीसरा हम पढ़ेंगे आयनिक ठोस। आयनिक ठोस क्या होता है कि जब आयंस मिलकर एक ठोस का फॉर्मेशन करते हैं, जैसे आप कॉमन सॉल्ट की बात करें, जो टेबल सॉल्ट होता है उसमें सोडियम और क्लोरीन होते हैं और सोडियम पर पॉजिटिव चार्ज होता है और क्लोरीन पर
निगेटिव चार्ज। इस प्रकार ये दोनों आपस में कूलाम्ब फोर्स जो हम फिजिक्स में पढ़ते हैं उसके माध्यम से आपस में जुड़े रहते हैं और ठोस का निर्माण करते हैं। तो ऐसे ठोस को हम लोग आयनिक ठोस कहते हैं जो आयन से मिलकर बना होता है। नेक्स्ट है धात्विक ठोस। हम जानते हैं सभी धातुएं ठोस अवस्थाएं पाई जाती हैं, जैसे सोना हो गया, लोहा हो गया, चांदी हो गया, लेड हो गया, ये सारी धातुएं ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। धातुएं किस प्रकार ठोस अवस्थाएं पाई जाती है? हम धातुओं के जब गुण का अध्ययन करते हैं तो हमें पता चलता है कि धातुएं वे हैं जो इलेक्ट्रॉन त्यागती हैं और इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनती हैं। इसी प्रकार जब किसी हम धातु के क्रिस्टल की स्टडी करते हैं तो धातुएं इलेक्ट्रॉन त्यागती रहती हैं और जो धातु के एटम्स हैं, जो धनायन हैं, वो इलेक्ट्रॉन के समुद्र में अंदर रहते हैं। इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन के समुद्र से चारों तरफ से घिरे रहते हैं और ये इलेक्ट्रॉन उन्हीं धातुओं से, एटम्स के त्यागने से आता है। तो ऐसे जो ठोस होते हैं उन्हें हम धात्विक ठोस कहते हैं। जितने भी मेटल्स होते हैं सब धात्विक ठोस बनाते हैं। नेक्स्ट है सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस। जब कोई ठोस परमाणुओं के मध्य सहसंयोजक बंधों की लंबी श्रृंखला में बनने से बनता है तो उसे हम सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस कहते हैं। आपने क्लास 8th में डायमंड के स्ट्रक्चर को पढ़ा था, हीरे को। आपने ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर को पढ़ा था, जिसमें आप देखा था कि हर कार्बन हीरे में हर एक कार्बन 3-4 कार्बन से जुड़ा होता है और इस प्रकार चतुष्फलकीय संरचना में व्यवस्थित होते चला जाता है और एक क्रिस्टल बना लेता है, अर्थात एक नेटवर्क का निर्माण कर लेता है जो बहुत ही कठोर होता है। तो ऐसे ठोस को हम लोग सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस कहते हैं, जिसके एग्जाम्पल हैं हीरा, ग्रेफाइट, सिलिकॉन कार्बाइड और क्वार्ट्ज। अब बात कर लेते हैं कुछ प्रॉपर्टीज की, फिजिकल प्रॉपर्टीज की। जो आणविक ठोस हैं उनमें 3 प्रकार के हैं, अध्रुवीय, ध्रुवीय और हाइड्रोजन आबंधित। जो अध्रुवीय आणविक ठोस है उनके मध्य लंदन फोर्स कार्य कर रहा है, जो इंड्यूस्ड डाइपोल टाइप का है। अब चूंकि ये बल बहुत वीक है, तो अगर जो बल बहुत वीक होगा तो पदार्थ कौन सी अवस्था में होंगे? द्रव या गैस अवस्था में। इसी के साथ पदार्थ का गलनांक भी क्या होगा? बहुत ही कम होगा। और पदार्थ के गलनांक कम होने के साथ ही ये पदार्थ मुलायम भी होगा। चूंकि इसमें कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं होता है, इसीलिए ये विद्युत के कुचालक होंगे, अर्थात ये विद्युत का चालन नहीं कर सकते हैं। ऐसे बात करें ध्रुवीय आणविक ठोस की, तो इनके मध्य वैन डर वाल्स फोर्स कार्य करता है। चूंकि वैन डर वाल्स फोर्स भी एक प्रकार का वीक फोर्स है जो लंदन फोर्स से थोड़ा सा ज्यादा है, इसीलिए ध्रुवीय आणविक ठोस भी कमरे के ताप पर या तो द्रव होंगे या फिर गैस होंगे। इनका गलनांक भी कम होगा और इनमें भी कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, इसीलिए ये भी विद्युत के कुचालक होंगे। तीसरी बात करते हैं हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस की। इन ठोसों में जो हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से जो बल लगता है, मॉलिक्यूलर फोर्स, वो कहीं ना कहीं लंदन फोर्स और वैन डर वाल्स फोर्स से ज्यादा होता है, लेकिन इतना ज्यादा नहीं कि इनको दूसरी अवस्था में हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी हब। आज हम क्लास 12 के कमरे के ताप पर सामान्यतः द्रव होते हैं, लेकिन गैस अवस्था में ये नहीं होते हैं। अगला हम बात करते हैं आयनिक ठोस की। हम जानते हैं कि आयनिक ठोस के मध्य कूलम्बियन फोर्स कार्य कर रहा है, जो एक प्रकार का प्रबल आकर्षण बल है। अब चूंकि एक प्रकार का प्रबल आकर्षण बल इनके बीच कार्य कर रहा है, तो ये ठोस कठोर होंगे, इनका गलनांक अधिक होगा और साथ ही साथ ये जब ठोस अवस्था में होते हैं तो इनके आयंस फ्री नहीं होते। जिन आयन से मिलकर आयनिक ठोस बना होता है, ठोस अवस्था में वो आयंस फ्री नहीं होते, इसीलिए ये ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं। जबकि बात करें गलित अवस्था में, तो ये आयंस फ्री हो जाते हैं। एक बार गलित अवस्था में आने पर जो आयनिक ठोस के आयंस है वो फ्री हो जाते हैं और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने लगते हैं। तीसरी बात करते हैं धात्विक ठोस की। धात्विक ठोस भी ऐसे ठोस हैं जिनके मध्य प्रबल आकर्षण बल कार्य कर रहा है, तो इनकी भी गलनांक उच्च होगी
ये कठोर होंगे। और तीसरी बात, क्योंकि धातु में मुक्त इलेक्ट्रॉन है बहुत सारे, इलेक्ट्रॉन का सी होता है, एटम्स जो पॉजिटिव आयंस हैं वो उस इलेक्ट्रॉन के समुद्र में पड़े रहते हैं। अब इतने सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं तो ये विद्युत के और उष्मा के बहुत अच्छे सुचालक हैं। इसीलिए जो सुचालक होते हैं विद्युत के और उष्मा के, वो धातुओं के होते हैं। अब ये विद्युत और उष्मा के अच्छे सुचालक होने के साथ ही कुछ और प्रॉपर्टी भी शो करते हैं, जिनकी हम अगली कक्षाओं में स्टडी करेंगे। अगला बात करते हैं सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस। जो सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस होता है, इसके जो अणु होते हैं इनमें कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। अब कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो ये विद्युत का संचालन नहीं करेंगे और ना ही उष्मा का संचालन करेंगे। लेकिन एक ऐसा ठोस है, एक ऐसा सहसंयोजक नेटवर्क ठोस है जो विद्युत का संचालन करता है, और वो ग्रेफाइट है। क्योंकि ग्रेफाइट 3 ही कार्बन परमाणु से अपने लेयर में जुड़ता है और एक एटम, उसका एक इलेक्ट्रॉन फ्री होता है जो एक लेयर से दूसरे लेयर में मूव करता रहता है। वही इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाता है। वहीं बात करें कि जो ग्रेफाइट होता है उसको हम एक दूसरे के ऊपर सरका सकते हैं, वे आपस में एक दूसरे के ऊपर लेयर्स जो होती है ग्रेफाइट की स्लाइड कर सकती हैं। ऐसा इसलिए होता है कि ग्रेफाइट की जो हेक्सागोनल रिंग्स होती हैं, जो 3 लेयर्स में होती हैं, उनके बीच में वीक वैन डर वाल्स फोर्स होता है। आप बुक में पढ़ सकते हैं, स्ट्रक्चर दिया हुआ है। और उनके बीच में वीक वैन डर वाल्स फोर्स होने की वजह से हम उनको एक लेयर को दूसरे लेयर पर स्लाइड कर सकते हैं। तो आपको ये याद रखना है कि ग्रेफाइट ऐसा है जो विद्युत का संचालन करता है। इनका गलनांक उच्च होता है और साथ में ये बहुत ही कठोर भी होते हैं। तो यहां तक हमने चारों प्रकार के ठोस का अध्ययन कर लिया है। ध्रुवीय, अध्रुवीय और हाइड्रोजन आबंधित ठोस को भी पढ़ लिया है। इन सब के एग्जाम्पल यहां पर नोट डाउन है, आप इनको पढ़ सकते हैं। अगर जो आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ बातें हैं जो हमें और पता होनी चाहिए कि आखिर किस प्रकार का बल किन प्रकार के अणुओं के मध्य कार्य करता है। तो आपको ये चार्ट याद होना चाहिए कि जो परमाणु है वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। जो अणु है वो परमाणु से मिलकर बने होते हैं। अब परमाणु अणु बनाने के लिए आकर्षण बल लगता है, जिसे हम बॉन्ड कहते हैं। 3 तरह के केमिकल बॉन्ड हमने क्लास 11 में पढ़ा होगा, आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इसी प्रकार अणु से पदार्थ बनने में भी हमने 2 प्रकार के बल पढ़े हैं, वैन डर वाल्स फोर्स और लंडन फोर्स। इन सभी बलों के बारे में एक बार आपको पढ़ना चाहिए, जिससे आपको ये टॉपिक आसानी से अच्छे से समझ में आ सके। तो यहां पर ये लेक्चर समाप्त होता है। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, तो अब तक हमने देखा कि जो जो हम लोग पढ़ सकते थे सॉलिड स्टेट में, वहां तक हमने कवर कर लिया है। अब हम एक बार एनसीईआरटी के थ्रू देखेंगे कि हमारा क्या क्या टॉपिक छूट रहा है। उस टॉपिक को हम कवर कर लेते हैं। अगर बात करें सॉलिड स्टेट की, तो पहले पेज में आपको इसके बारे में कुछ कॉमन चीजें दी हुई हैं। यहाँ पर देखें, तरल की आपको डिफिनेशन दी हुई है। तो जानते हैं फ्लूइड वह होता है जिसमें बहने का गुण पाया जाता है। तरलता अणुओं की स्वतंत्र गति के कारण होता है, यानी तरलता जो होती है अणुओं की गति की स्वतंत्रता के कारण होती है। ऐसे अणु जो स्वतंत्र होते हैं गति करने के लिए, वही तरल पदार्थ का निर्माण करते हैं। इसके विपरीत ठोस के कणों की बात करें तो उनकी स्थितियां क्या होती हैं, नियत होती हैं, जो हम लोग लेक्चर में पढ़ चुके हैं। कठोरता के लिए कौन जिम्मेदार है, ये भी हम लोग देख चुके हैं। इसी के साथ कुछ एग्जाम्पल आपको दिए हुए हैं कि संरचना और गुणों के मध्य सहसंबंध वांछनीय गुणों वाले नए ठोस पदार्थ की खोज में सहायता करता है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि अगर जो किसी पदार्थ की संरचना को बदल दें तो उसका गुण भी बदल जाता है। हमने आइसोट्रॉपिक और एनाइसोट्रॉपिक जो प्रॉपर्टी पढ़ी थी, उसके आधार पे हम इसके बारे में और सोच सकते हैं और इसको समझ सकते हैं। अब कुछ पदार्थ के नाम दिए हैं, जैसे एक पदार्थ का नाम है कार्बन नैनोट्यूब। कार्बन नैनोट्यूब, जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि एक ट्यूब है। ट्यूब आपने देखा भी होगा, और नैनो का मीन्स है जो ट्यूब है जिसकी डायमीटर है वो नैनोमीटर में है, और ये ट्यूब कार्बन की बनी हुई है। तो एक ऐसे ट्यूब जो कार्बन की बनी हुई है और जिसका डायमीटर नैनोमीटर में है, उसे हम कार्बन नैनो ट्यूब कहते हैं। जो कार्बन नैनो ट्यूब है, इसका उपयोग हम लोग एडहेसिव के रूप में करते हैं। ये एक ऐसा पदार्थ है
जो स्टील से अधिक मजबूत है, एल्यूमिनियम से हल्का है और जिसकी चालकता तांबे से भी अधिक है। ये जो पदार्थ हमें प्राप्त हुआ है, संरचना और गुणों के मध्य सहसंबंध की वजह से ही प्राप्त हुआ है। इसीलिए संरचना और गुण के मध्य सहसंबंध का बहुत अधिक महत्व होता है। इसी प्रकार आगे चलकर हम बहुत सारे पदार्थ प्राप्त कर सकते हैं, जिनमें से एक पदार्थ है उच्च तापीय अतिचालक। आपने सुपर कंडक्टिविटी के बारे में पढ़ा होगा, या सुपर कंडक्टिव मटेरियल कौन से होते हैं। ऐसे पदार्थ जो 0 डिग्री केल्विन अर्थात -273.15 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा करने पर जिनका प्रतिरोध शून्य हो जाता है, उन्हें हम अतिचालक कहते हैं। अब इतने लो टेम्परेचर पर अगर जो कोई पदार्थ अतिचालक बन रहा है, तो हमारे लिए फायदेमंद नहीं होगा। इसीलिए हम चाहते हैं कि पदार्थ थोड़ा सा अधिक ताप पर, उच्च ताप पर अतिचालक बने। तो ऐसे पदार्थों का निर्माण हम लोग करने का प्रयास कर रहे हैं। चुंबकीय पदार्थ, ऐसे पदार्थ जिनमें चुंबकत्व का गुण हो। पैकेज के लिए बायोडिग्रेडेबल। आज प्लास्टिक एक बहुत बड़ा पॉल्यूशन है मनुष्य के सामने। इसीलिए वैज्ञानिक लोग लगातार खोज कर रहे हैं कि वह ऐसे पदार्थों का निर्माण कर सकें जो बायोडिग्रेडेबल हो। बायोडिग्रेडेबल होने से तात्पर्य है कि जो जैविक प्रक्रमों से, जो बायोलॉजिकल एक्टिविटीज होती हैं, बारिश का होना, जो नेचर में क्रियाएं होती हैं, उनसे वह स्वतः नष्ट हो जाए। अगला है शल्य रोपण में प्रयुक्त जैव सुनम्य। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके बारे में काफी लोग को नहीं पता होता है। बायो कंप्लायंट ऐसे मटेरियल्स हैं जो बहुत स्ट्रांग होते हैं और इनका प्रयोग मेडिकल के फील्ड में होता है। ये काफी समय तक एक बार बन जाने के बाद खराब नहीं होते हैं और ये ट्रांसप्लांट में काम आते हैं। जैसे आपने सुना होगा किसी की हड्डी टूट जाती है तो वहां पर रॉड डाल दी जाती है, तो रॉड जिस मटेरियल की लाई जाती है, या उस रॉड को हम बायो कंप्लायंट के रूप में समझ सकते हैं। ऐसे ही हड्डियों के एक विकल्प के रूप में बायो कंप्लायंट का प्रयोग किया जाता है। वर्तमान में इस अवस्था का अध्ययन हमारे लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके अतिरिक्त हमने इन सब बातों की चर्चा लेक्चर में कर ली है। ठोस अवस्था की किस तरह से एक ताप और दाब की दी गई परिस्थिति में दो कारक अंतर आणविक बल और गतिज ऊर्जा अर्थात उष्मीय ऊर्जा किस तरह से प्रभावित करती है पदार्थ की अवस्था को, इसका अध्ययन भी हम कर चुके हैं। हम ठोस के गुणों का अध्ययन कर चुके हैं। ठोस के कणों का क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय में वर्गीकरण भी हम देख चुके हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस दिखाया गया है। जो यहाँ पर ठोस है, यहाँ पर एक डिफरेंट ज्योमेट्रिकल पैटर्न है लॉन्ग रेंज ऑर्डर में। यहाँ भी एक पैटर्न है, लेकिन उसका ऑर्डर जो है वो शॉर्ट है, वो ज्यादा दूर तक वो ऑर्डर नहीं चल पा रहा है। इसके अतिरिक्त हम बात करें तो हमने भी देखा कि जो अक्रिस्टलीय ठोस हैं, उनकी संरचना द्रव की सदृश होती है, अर्थात वो द्रव के जैसे होते हैं। इन्हें आसानी से अत्यधिक श्यानता वाले द्रव को मान लिया गया है। श्यानता जिसकी अधिक होगी वो अधिक गाढ़ा होगा, तो ऐसा मान लिया गया है कि ये अधिक श्यानता वाले द्रव हैं जो अक्रिस्टलीय ठोस हैं। प्राचीन सभ्यता की कुछ कांच की वस्तुएं मिली गई हैं जिनमें दूधियापन आ गया है। ऐसा शायद उन अक्रिस्टलीय पदार्थों के क्रिस्टलीय में बदलने की वजह से हुआ होगा, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि हम एक पार्टिकुलर टेम्परेचर में, एक पार्टिकुलर कंडीशन में अक्रिस्टलीय पदार्थ को भी क्रिस्टलीय में बदल सकते हैं। जैसे एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पर हम ग्रेफाइट को हीरे में बदल सकते हैं। एक क्वेश्चन आपको यहाँ दिया गया है कि जो अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं उनको सुपर कूल्ड लिक्विड या फिर अतिशीतित द्रव भी कहा जाता है। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि अक्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं उनमें बहने का गुण पाया जाता है। यद्यपि यह बहुत मंद होता है, फिर भी यह इनमें पाया जाता है, इसीलिए इन्हें अतिशीतित द्रव कहते हैं। जैसे हम देख सकते हैं, जो बस में कांच लगी होती है, अगर जो बहुत पुरानी बस है तो अगर जो हाथ लगाएं तो हमें पता चलेगा नीचे की कांच मोटी रहती है और ऊपर की कांच पतली रह जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो कांच है ऊपर से नीचे धीरे धीरे फ्लो करके जमा हो जाती है। हमने आइसोट्रॉपिक, समदैशिक और अनाइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ लिया है। यहाँ पर आपको एक डायग्राम दिया है जिसके माध्यम से एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है। इसके अतिरिक्त हमने क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस के अंतर को भी पढ़ लिया है। अब यहाँ कुछ प्रश्न दिए हैं। पहला प्रश्न है, ठोस कठोर क्यों होते हैं? इसका उत्तर मैं आपको दे चुका हूँ। ठोस का आयतन क्यों निश्चित होता है? इसका उत्तर भी मैं आपको दे चुका हूँ। अगला प्रश्न है, अक्रिस्टलीय और क्रिस्टलीय ठोस में हम इनको बांटना है। तो बात करें
पॉलीयूरेथेन, नेफ्थलीन, इन सब में कौन क्रिस्टलीय ठोस है और कौन अक्रिस्टलीय ठोस। अब हम इसमें से जो क्रिस्टलीय ठोस है उसको हम हाईलाइट कर देंगे। बात करें नेफ्थलीन की तो क्रिस्टलीय ठोस है, बेंजोइक एसिड ठोस है, पोटेशियम नाइट्रेट क्रिस्टलीय ठोस है, और तांबा क्रिस्टलीय ठोस है। तो ये सारे क्या है, क्रिस्टलीय ठोस हैं, और बाकी सारे अक्रिस्टलीय ठोस हैं। अगला प्रश्न है, एक ठोस के का अपूर्णांक सभी दिशाओं में समान प्रेक्षित होता है, इस ठोस की प्रकृति क्या होगी। हम जानते हैं क्योंकि सभी दिशाओं में इसका अपूर्णांक समान है, इसीलिए ये अक्रिस्टलीय पदार्थ है। फिर हमने वर्गीकरण के बारे में देखा, यहाँ पर वर्गीकरण विस्तार में दिया हुआ है, आणविक ठोस के बारे में, अध्रुवीय ठोस के बारे में, ध्रुवीय ठोस के बारे में, और हाइड्रोजन आबंधित ठोस के बारे में, आयनिक ठोस के बारे में, धात्विक ठोस, सहसंयोजक ठोस, और यहाँ पर आपके स्ट्रक्चर बना हुआ जो मैंने कहा था आपको पढ़ने के लिए, ये ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर है और ये हीरे का स्ट्रक्चर है। यहाँ हीरे में देख सकते हैं कि हर एक एटम 4 एटम से टेट्राहेड्रल जुड़ा हुआ है, और यहाँ पर चतुष्फलकीय संरचना इसकी बन रही है। वहीं अगर जो ग्रेफाइट को देखें तो ये केवल 3 एटम से जुड़ा हुआ है, जबकि एक एटम इसका फ्री है जो पाई बॉन्ड बना रहा है। अगर जो बात करें बीच में, तो ग्रेफाइट की 2 लेयर्स के बीच में ये बीक वैन फोर्स है, ये बीक वैन फोर्स है। चूंकि ये बीक वैन फोर्स है, इसीलिए ग्रेफाइट की ये लेयर और ये लेयर एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर सकती हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये चार्ट आप पढ़ लेंगे एक बार, इसमें आपको एग्जांपल्स दिए हुए हैं, किस प्रकार का बल लगता है, ये सारी इंफॉर्मेशन दी गई है, जिससे आपको ये कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। अगला हम देखते हैं, अंतर आणविक बलों की प्रकृति के आधार पर निम्नलिखित ठोसों को आपको बांटना है। आप बात करें मैं आपको कुछ प्रश्न इसमें से करा दे रहा हूँ, आप कुछ करने का प्रयास करेंगे। पोटेशियम सल्फेट की बात करें तो एक प्रकार का आयनिक कंपाउंड है, टिन धात्विक है, यूरिया की बात करें या बेंजीन की बात करें, ये दोनों आपके आणविक ठोस हैं। अमोनिया भी एक प्रकार का आपका आणविक ठोस है, जल हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस है, जिंक सल्फाइड आपका आयनिक है, ग्रेफाइट आपका सहसंयोजक है, और जो आपका आर्गन है आपका आणविक ठोस है। जो आपका रुबिडियम है वो अलग ठोस प्रकार में आएगा, जो आपका सिलिकॉन कार्बाइड है वो आपका सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस है। ठोस ए अत्यधिक कठोर, ठोस एवं गलित दोनों अवस्थाओं में विद्युत रोधी है और अत्यंत उच्च ताप पर पिघलता है। यह किस प्रकार का ठोस है, तो हम जानते हैं सहसंयोजक ठोस। ठोस और गलित दोनों अवस्थाओं में विद्युत रोधी होता है, यह कठोर होता है और उच्च ताप पर पिघलता है, इसीलिए यह सहसंयोजक अथवा नेटवर्क ठोस है। आयनिक ठोस गलित अवस्था में विद्युत के चालक होते हैं, परंतु ठोस में नहीं। इसका कारण यह है कि जो ठोस अवस्था होती है उसमें आयनिक ठोस के आयन मुक्त नहीं होते हैं, जबकि गलित अवस्था में आयनिक ठोस के आयन फ्री होते हैं, इसीलिए यह विद्युत का चालक होता है। किस प्रकार के ठोस विद्युत चालक, आघतवर्धनीय और तन्य होते हैं, तो हम जानते हैं ये धातु की प्रॉपर्टी है और यह गुण धात्विक ठोस शो करते हैं। तो यहाँ पर आपका ये चैप्टर खत्म होता है। अगर जो आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और स्टडी ऑल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो यहाँ से आपका ये चैप्टर खत्म होता है।